हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें 215 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें तो वीडियो पूरी देखें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर एक सही अप्रोच लगाने की ज़रूरत होती है। तो आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तभी वो सीख पाएंगे कौन से क्वेश्चन को आप बेसिक से अच्छा कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन को आप केवल सॉल्व ना करके आप केवल ऑप्शन पे जाकर 2-3 सेकंड में भी आंसर ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से 16 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 216 से आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हमको दिया है इस तरह से एक डायग्राम दिया है। ये एंगल हमको दिया है 82 डिग्री और ये एंगल दिया है 35 डिग्री और ये एंगल दिया हमको जेड डिग्री। हमसे जेड का मान पूछा है। दोस्तों, मैंने आपको एक बार बताया था एक वीडियो में, कभी भी दो तिरक लाइन अगर एक दूसरे को काटती हैं, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। तो अगर ये एंगल मेरे पास ए है तो ये एंगल भी मेरे पास ए होगा, और अगर ये एंगल बी है तो ये मेरे पास बी होगा। तो इस तरह से ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ 82 है तो यहाँ भी 82 होगा, और अगर यहाँ ये कट कर रही हैं तो यहाँ 35 होगा। अब दोस्तों, ये मेरे पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब इस ट्रायंगल का मुझे जेड चाहिए, तो जेड के लिए क्या मुझे ये एंगल पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं करूँगा, अगर इन दोनों का सम मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 35, 7, 8 और 3 11 हो जाएगा 117। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है दोस्तों 180। तो अगर मैं ये एंगल निकालूंगा तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 117, जो कि मैं सॉल्व करूँगा तो 10, 3, 3 और ये 17 में से 11 का 6, 63 डिग्री आ जाएगा। अगर ये मेरे पास 63 डिग्री आया तो जेड भी क्या 63 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर दोस्तों मेरे पास हो जाएगा 63 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक खुदरा व्यापारी ने 2 दर्जन आम खरीदे और एक सही 1/2 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिए, तो उसे कुल लाभ कितना प्रतिशत हुआ। अगर दोस्तों उसने 2 दर्जन खरीदे हैं 2 दर्जन खरीदे हैं और उसने एक सही 1/2 का मतलब हुआ दोस्तों, एक सही 1/2 का मतलब हुआ 3/2 दर्जन आम के क्रय मूल्य की दर से बेच दिए। मतलब 2 दर्जन जितने में खरीद के लेके आया उतने में ना बेच के उसने जितने में 1.5 दर्जन खरीद के लेके आया था उतने मूल्य पे बेचे हैं उसने। तो क्या दोस्तों, 2 दर्जन खरीद के लेके आया था, 1.5 दर्जन उसने बेचे हैं, तो क्या आधे दर्जन का उसने फ़ायदा कमाया है। और किस रेट से कमाया है, 3/2 के रेट से। तो 3/2 इंटू 100, तो इस तरह से 2 से 2 कट आउट हो जाएगा। तो ये 1/3 इंटू 100 जो कि आ जाएगा 33.33% दोस्तों मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, c-3 का होल क्यूब है। तो इसको हम खोलेंगे a माइनस बी के होल क्यूब की तरह। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इस तरह से अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इसे खोलूँगा तो c का क्यूब माइनस 3 का क्यूब क्या माइनस 27 आएगा दोस्तों, माइनस 3 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 और c माइनस 3। तो इस तरह से c क्यूब माइनस 27 और ये 9c है, 9c की c से मल्टीप्लाई होगा तो 9c² आ जाएगा, और इसकी माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा, और 3 तियाँ 9 तियाँ 27c आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर होगा c क्यूब माइनस 9c² माइनस 27, यहाँ प्लस 27 आना चाहिए, प्लस का 27 और माइनस का 27 मेरे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन। लेकिन इस तरह का दोस्तों हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें इस तरह का ये मैच हो रहा हो, तो इस तरह से इसका कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों। बाकी हमने ये ठीक तरह से ओपन किया है तो हमारा आंसर दोस्तों यही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसका ग्राफ दिया हुआ नहीं है, हमको इन्फॉर्मेशन
में लेख है थोड़ा, क्योंकि 219 कह रहा है हमसे गैर कथा साहित्य खंड से केंद्र संबंधित केंद्रीय कोण क्या होगा। तो केंद्रीय कोण के लिए हमें इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, उसको भी हम स्किप करेंगे। और 221 भी दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन है, उसको हम स्किप करेंगे। इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिसप्रिंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 222 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, ए और बी काम कर रहे हैं 6 दिन में पूरा। अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों ए कर रहा है मेरे पास 12 दिनों में, मैं इनका एलसीएम लूँगा जो कि टोटल वर्क के बराबर होगा। और इस तरह से अगर मैं इसकी क्षमता फाइंड आउट करूँगा तो इसको टोटल वर्क को अगर मैं डे से डिवाइड करता हूँ तो कैपेसिटी निकल के आती है, क्षमता निकल के आती है। तो यहाँ से इसकी क्षमता आ जाएगी 6 दूनी 12, 2 आ जाएगी, और ए की क्षमता आ जाएगी मेरे पास 1। अगर ए और बी दोनों के मिलके क्षमता है मेरे पास 2, जिसमें ए की अकेले की 1 है तो बी की भी 1 होगी दोस्तों। अब मुझे निकालना है बी के दिन निकालना है, तो बी का टोटल काम कितना करना है, मुझे 12 करवाना है। किससे, बी से करवाना है। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, अगर मैं टोटल वर्क को क्षमता से डिवाइड करता हूँ तो भी मेरे पास दिन निकल के आते हैं दोस्तों। तो 12/1 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 12 दिन में बी अकेला उस काम को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है 223 नंबर, x/5 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1। x अगर 2 है तो y की वैल्यू हमसे पूछी है, तो पुट कर देंगे x का मान 2, 2/5 प्लस y/7 इज इक्वल टू 1। तो y/7 इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2/5, 1 माइनस 2/5, इसको एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 2/5, जो कि हो जाएगा मेरे पास में 3/5। y/7 आया, मुझको y का वैल्यू निकालना है, तो 7 को ऊपर पहुंचाऊंगा तो y का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 7 तियाँ 21/5। ऑप्शन नंबर मेरे पास हो जाएगा दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का मध्य बहुलक और माध्यिका निकालनी है दोस्तों। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ बहुलक क्या होता है, माध्य क्या होता है, मीडियन क्या होती है। तो यहाँ पर मैं सीधे करूँगा दोस्तों, मैं ऑप्शन की तरफ जाऊँगा। सबसे पहले मैं देखूँगा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर बीच वाला बहुलक सब में डिफरेंट है, तो मैं बहुलक पे काम करूँगा दोस्तों। अगर बहुलक अगर मैं निकालता हूँ तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो 3 मेरे पास सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, उसके बाद 4 2 बार रिपीट हुआ है, और 3 मेरे पास 4 बार रिपीट हुआ है, और 5 भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो मेरा बहुलक आ जाएगा, मोड आ जाएगा दोस्तों मेरे पास में 3 आ जाएगा। और बहुलक मेरा बीच में आया है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें बहुलक 3 बीच में आया हो, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। बाकी मैं माध्य निकालना बता चुका हूँ आपको, सबको ऐड करना है और जितने नंबर है उससे डिवाइड करना है, माध्य निकल के आ जाएगा। माध्यिका के लिए क्या करना है आपको, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद में आपको मिडिल टर्म निकालना है, वही आपकी माध्यिका होगी, जो पिछले वीडियो में दोस्तों मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूँगा, समय बर्बाद नहीं करूँगा। तो इस तरह से मेरा आंसर नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 225, क्या कह रहा है, 3x प्लस y और 2x माइनस 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सिर्फ गुणा करना है, पहले हम 3x की पूरे टर्म में गुणा करेंगे, फिर y की गुणा करेंगे। तो 3x की अगर 2x से गुणा करूंगा दोस्तों 6x² आएगा, और 3x की 3y से गुणा करूंगा तो माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस आएगा 9xy आएगा। अब y की गुणा करूंगा 2 से तो ये आ जाएगा 2xy, और y की गुणा अगर -3y से करूँगा तो माइनस का 3y² आ जाएगा। तो इस तरह से 6x² माइनस ये 2xy मेरा पॉजिटिव है, और 9xy मेरा माइनस का है, तो माइनस का 7xy आएगा दोस्तों, प्लस -3y²। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर दोस्तों है मेरे पास सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को 9 आदमी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो M1 D1 H1 से मैं सॉल्व करूंगा इसको, M2 D2 और H2, तो मुझे घंटे तो दिए नहीं है, तो मैं सीधे M1 D1 लगाऊंगा। तो 15 आदमी 30 दिन में काम कर रहे हैं, तो 9 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, मैंने x दिन में मान लिया। 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, और 3 से ये 10 बार कटा, तो x बराबर मेरे पास आ गया दोस्तों 50 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद
परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 और 9425 रुपये हैं। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो परिपक्वता मूल्य का मतलब है दोस्तों मिश्र धन दिया है, कोई 3 वर्ष बाद मिश्र धन हो जाता है 8255 और 5 वर्ष बाद हो जाता है वही धन 9425। तो मैं देखूंगा दोस्तों 2 साल में कितना बढ़ा है धन। तो 2 साल में बढ़ा है 0, 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पर मेरे पास 3 में से 2 गया 1 और 1। तो इस तरह से मेरा 2 साल में धन मुझे मिला है इतना बड़ा है। और इतना बढ़ने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये ब्याज की वजह से मिला है, क्योंकि साधारण ब्याज में मिश्र मूलधन हर समय समान रहता है। तो ये जो बढ़ा है ये 2 साल के ब्याज की वजह से बढ़ा, तो ये 2 साल का ब्याज आ गया। मुझे 3 साल का मिश्र धन दे रखा है और 5 साल का मिश्र धन दे रखा है। तो मैं इसको या तो 3 साल का ब्याज निकाल लूँ या 5 साल का ब्याज निकाल लूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मूलधन फाइंड आउट कर लूँगा, देन मेरी दर निकल आएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से 3 साल का ब्याज अगर मैं निकालता हूँ तो 2 साल का ये है, तो 3 साल का दोस्तों हो जाएगा बटे 2 गुणा 3। तो इसको सॉल्व करूँगा, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 पंजे 15, 1 8 3 24 का 24 और 1 25, 2 5 3 15 और 1 16, 5 3 15 और 2 17, 1755 दोस्तों मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 साल का आ गया मेरे पास में ब्याज। अब 3 साल का मेरे पास दिया है आपको मिश्र धन दिया है 8255 और 3 साल का ब्याज है मेरे पास 1755। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा दोस्तों, तो 12 में से 7 गया 5 और इधर 7 में से 1 गया 6, तो 6500 रुपये दोस्तों मेरे पास आया मूलधन। तो 6500 रुपये मूलधन है। कितने साल का है ये मूलधन और समय है मेरे पास 3, मुझे दर निकालनी है बटे 100 और ब्याज मेरे पास 3 साल का कितना है दोस्तों 1755। मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद मैं काटूंगा, 3 पंजे 15, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। अब मैं 65 से 585 काटूंगा, तो पहले मैं 5 से काटता हूँ, 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 13 निम्मा 117। तो आर बराबर आ गया दोस्तों मेरे पास में 9%। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था दोस्तों, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिया है हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की अगर बात करता हूँ तो ये क्या होता है, अगर टेन थीटा को मैं लिखूँ तो 1 कॉट थीटा आता है इंटू कॉट थीटा, तो ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता है। तो यहाँ से मैं पूरी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दोस्तों 1 आ जाएगी। और यहाँ अगर 1 आ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 2 आएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं थोड़ा इसको अच्छी तरह से लिख लूँगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब दोस्तों ये मेरे पास एक सर्वसम्का होती है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास 1। यहीं पर एक दूसरी सर्वसम्का होती है जो सेक और टेन के टर्म में होती है, वो होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं ये वाली सर्वसम्का को यूज करूँगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और उधर 2 है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 3। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है P और Q की गति का अनुपात, P अनुपात Q की गति का अनुपात है 2:3। मुझसे कहा है 3 घंटों में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जो Q है वो 3 घंटों में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो दोस्तों इसकी चाल आ जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 3 से डिवाइड करूँगा, 12 3 36, 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी Q की। और मुझे गति का अनुपात दिया है 2:3। यहाँ गति इसकी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो इस तरह से मुझे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 गुणा 40 मेरे पास 80 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत है 120 रुपये, तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य क्या होगा दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम के 3/4, तो इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आएगा दोस्तों 750 ग्राम। तो 3/4 का मतलब हो गया दोस्तों 750 ग्राम की कीमत मुझको बतानी है। और मुझको 2.5 किलो को अगर ग्राम में चेंज करूँगा तो 2500 ग्राम आएगा।
2500 ग्राम की वैल्यू मुझको दी है 120 और मुझे निकालनी है 750 ग्राम की। तो 2500 ग्राम की 120 है तो 750 ग्राम की आ जाएगी दोस्तों 120/2500 इंटू 750। इसको सॉल्व करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 25 तियाँ 75, 12 तियाँ 36 किलो 36 रुपये मेरे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 10 9 10 10। इस समुच्चय का मानक विचलन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है दोस्तों। मैं प्रीवियस सेट में करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा फिर यहाँ कराता हूँ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और यहाँ पर देखो टर्म रिपीट हो रहे हैं, मतलब बारंबारता यूज होगी। तो बारंबारता यूज के लिए मेरा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एफ। इसको मैं यूज करूँगा, मैं दोबारा बता चुका हूँ आपको, दोबारा फिर बता रहा हूँ क्या है। अब मेरे पास क्या है, इसके पहले मुझे निकालना पड़ेगा दोस्तों ए, माध्य निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या होती है, सबको ऐड करना है और जितने नंबर है उससे डिवाइड करना है। तो मैं सबको ऐड करूँगा, पहले 10 गिनूंगा मैं कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 50 मेरे पास ये हो गया। देन 11 कितनी बार आया, 11 और 11 22 बार आया और 9 दूनी 18। तो मेरे पास हो जाएगा 40, ये हो जाएगा। तो टोटल 90 हो गया। टर्म मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में ए माध्य मेरा आ जाएगा दोस्तों 10। अब मैं क्या करूँगा, टेबल बनाऊँगा। पहले मैं वेरिएबल लिखूँगा एक्स, वेरिएबल मेरे पास कितने यूज हुए हैं, 9 10 11। तो पहले छोटा लिखूँगा 9, देन 10 लिखूँगा, देन 11 लिखूँगा। उसके बाद मैं यहाँ फ्रिक्वेंसी लिखूँगा, इनकी बारंबारता कितनी आई है। तो बारंबारता 9 कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है। उसके बाद 10 मेरा कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 4 5 बार यूज हुआ है। उसके बाद मेरे पास में 11 कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 बार यूज हुआ है। अब मैं दोस्तों निकालूंगा यहाँ पर डी डेविएशन निकालूंगा, जो कि होता है एक्स माइनस ए। एक्स है मेरे पास 9 और ए मैंने निकाला है यहाँ 10। तो एक्स माइनस ए करना है, 9 माइनस 10 मेरे पास 1 आएगा, 10 माइनस 10 0 आएगा, 11 माइनस 10 1 आएगा। उसके बाद दोस्तों मैं निकालूंगा डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा। फिर मैं निकालूंगा एफ डी स्क्वायर, क्योंकि मेरे फार्मूले में दोस्तों आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मैं बता चुका हूँ, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एफ। तो एफ डी स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा। तो एफ डी क्या आ जाएगा, एफ है मेरे पास में 2 और डी स्क्वायर 1 है, तो ये 2 आ जाएगा। इधर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 2 आएगा। और इनका अगर सम करता हूँ तो सम ऑफ एफ डी स्क्वायर दोस्तों मेरे पास आ जाएगा 2 और 2 4 आ जाएगा। और इधर सम ऑफ मेरे पास एफ आ जाएगा 5 और 2 7 और 2 9 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों, सम ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन सम ऑफ एफ। फार्मूला लगाऊंगा, एफ डी स्क्वायर है मेरे पास में 4 और ये है मेरे पास 9। तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है 4 8 7 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है दोस्तों। तो मैं इसको समानुपात में चेंज कर लूँगा। तो 4:8 समानुपात 7 चतुर्थानुपाती को मान लूँगा x है। तो इसको सॉल्व करूँगा समानुपात के नियम से। तो 4/8 इज इक्वल टू 7/x। तो इसको सॉल्व करूँगा, 4 दूनी 8 और 2 इधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास में 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझसे पूछा है, एक चार्ट मुझको दिया है, पाई चार्ट दिया है, जिसमें एक सब्जेक्ट की कुछ परसेंटेज दे रखी है। तो दोस्तों परसेंटेज देने के बाद में फिर मैं जरा क्वेश्चन पे जाऊँ। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है भौतिकी विषय से संबंधित सेक्टर कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ये परसेंटेज दे रखे हैं कि ये 100% है सबको मिला करके। अगर 100% है तो ठीक है, अगर 100% नहीं हो तो मेरा दोस्तों तरीका बदल जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैंने देखा यहाँ पर 25 20 45 20 10 15 और 10 लगभग 100 पर पूरा 100% है मेरे पास। तो मैं देखूंगा 100% की वैल्यू मेरे पास 360 डिग्री है। और 25 क्या है 100 का, क्या 1/4 पार्ट है क्या। और मुझे 25 डिग्री का भौतिकी का सेक्टर कोण निकालना है। तो 25% है 100 का 1/4 पार्ट। तो मेरा कोण भी क्या 1/4 होगा। तो 360 का अगर 1/4 निकालूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 90 डिग्री। बाकी आप इस क्वेश्चन को तरीके से करना चाहें तो ये आ जाएगा 25 का निकालना है। 25% में अगर चेंज करूंगा तो 100 गुणा 360, ये केंद्रीय कोण का
तरीका हो जाएगा निकालने का। तो 25 चौका 100 और 9 चौक 36, 90 डिग्री मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों की कुल संख्या 500 है, तो ऐसे छात्र जो कंप्यूटर साइंस, रसायन शास्त्र और भौतिकी पसंद करते हैं उनका अनुपात अन्य विषयों के छात्रों के साथ कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे अनुपात पूछा है, तो अनुपात के लिए हमें इन 500 की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपको ये भी देखना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा डाटा इररेलेवेंट है, जिसका कोई यूज नहीं है। अनुपात में कभी भी इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। मुझसे पूछा है कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस है मेरे पास 15, रसायन शास्त्र 20 है और फिजिक्स है मेरे पास 25, तो 15 और वो 15 और 25 40 और 20 60, 60 यहाँ पर इन 3 सब्जेक्टों का हो गया। टोटल मेरे पास दोस्तों 100 है, तो जो बचे हैं क्या उनका 40 होगा। तो यहाँ से मेरा पास अनुपात आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कुल छात्र 80 हैं तो उनमें से कितने छात्रों को कंप्यूटर साइंस पसंद है। तो दोस्तों मेरे पास छात्र हैं कितने परसेंटेज में, 100% है। तो क्या 100% की वैल्यू मुझे 80 दी है। मुझसे पूछा है छात्रों की संख्या जो कंप्यूटर साइंस पसंद करते हैं, तो कंप्यूटर साइंस 15% पसंद करते हैं। तो क्या मुझे 15% की वैल्यू दोस्तों निकालनी है। तो 80/100 गुणा 15, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 4 बार जाएगा। तो मेरे पास 4 तियाँ 12 कंप्यूटर साइंस पसंद करने वाले छात्र आ जाएंगे दोस्तों। तो आप इस तरह से इस डायग्राम को सॉल्व करेंगे। बहुत बेस्ट तरीका मैंने बताया सॉल्व करने का। बाकी छात्र उलझ जाते हैं इनको सॉल्व करने में, तो आप इसको ज़रा अच्छे से रिवाइज करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% लाभ पर 1250 रुपये में बेच दी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% लाभ का मतलब है दोस्तों 125% में बेचना। तो 125% की वैल्यू दी है मुझसे 1250, तो 1% की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 10। मुझे निकालनी है 100%, क्रय मूल्य 100% होता है। तो दो जीरो इधर चिपका दूंगा, तो 2 जीरो इधर भी चिपकाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। अगर मैं जेड यहाँ लेता हूँ, ए यहाँ लेता हूँ, तो जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। अगर ए को मैं 2 लेता हूँ तो जेड को 1 लेना पड़ेगा। उसके बाद मुझसे कह रहा है, ये उनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात हो गया। फिर मुझसे कह रहा है 5 वर्ष बाद ए और जेड की। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पहले जेड और अनुपात ए दिया है, उसके बाद उसने क्वेश्चन पलट दिया है, ए अनुपात जेड दे दिया है। ए अनुपात जेड दिया है दोस्तों, मेरे पास दिया है उसने 11:6 दिया है। तो जेड अनुपात ए हो जाएगा 6:11। तो इसको आपको पलटना पड़ेगा। अब दोस्तों मुझसे पूछा 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनकी वर्तमान आयु निकालूंगा। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इनके अनुपात को बराबर करते हैं। डिफरेंस मुझे बराबर करना है। यहाँ पर डिफरेंस 5 है, यहाँ पर डिफरेंस मेरे पास जा रहा है 9। तो इस डिफरेंस को बराबर करना होता है, क्योंकि यहाँ पर डेविएशन कितने का आया, 5 वर्ष बाद का आया। दोनों को 5-5 बनाना होता तो ठीक था। तो डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम, 1 आया। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे तो 5 आएगा। अब इस डिफरेंस को बराबर करना है, तो क्या मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर, तो ये डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा यहाँ पर जेड अनुपात ए आ जाएगा मेरे पास। 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 से करूँगा वो 5 दूनी 10 आ जाएगा, और इधर 6:11 है। तो दोस्तों देखो यहाँ से 5 से 6 बढ़ा, 1 बढ़ा है क्या, यहाँ 10 से 11 बढ़ा है क्या, 1 बढ़ा। तो यहाँ मेरा डिफरेंस बराबर हो गया। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो सवाल के अकॉर्डिंग इस 1 की वैल्यू मुझको दी है 5 वर्ष। सवाल के अकॉर्डिंग दोस्तों 1 की वैल्यू मुझको 5 दी है। तो मुझसे पूछा जेड की 3 वर्ष के बाद आयु क्या होगी। तो 1 की वैल्यू 5 है, मुझे जेड की वर्तमान आयु निकालने, क्योंकि ये वर्तमान आयु का अनुपात है। तो जेड की वर्तमान आयु हो जाएगी 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी दोस्तों। मुझसे पूछा 3 वर्ष के बाद अनुपात क्या होगा, तो 3 वर्ष के बाद दोस्तों मेरा हो जाएगा, इसकी आयु हो जाएगी 28 वर्ष बाद। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 2 अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह अंक होंगे। तो दोस्तों हम ऑप्शन से चले जाएंगे। अगर 8 और 7 कर रहा हूँ तो 15 आ रहा है, लेकिन अंतर यहाँ पर 1 है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग अंतर 3 है। अगर 6 और 9 पे आ रहा हूँ तो 6 और 9 भी 15 होता है, और अंतर भी मेरे पास यहाँ 3 है। तो आंसर नंबर मेरा बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 239,
इसमें आपसे आंकड़ों की रेंज पूछी है, तो रेंज मैं बता चुका हूँ। सबसे मिनिमम नंबर जो इसमें यूज हुआ है, तो सबसे मिनिमम नंबर है दोस्तों मेरे पास 4 है। और अगर सबसे बड़े नंबर की बात करूँ तो सबसे बड़ा नंबर है दोस्तों मेरे पास 9। 9 से बड़ा भी है क्या कोई? नहीं, 9 से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर इसका डिफरेंस निकालूंगा, यही मेरी रेंज होगी, तो मेरे पास 5 दोस्तों आंसर आ जाएगा। रेंज क्या होता है? सबसे मिनिमम नंबर और सबसे मैक्सिमम नंबर का बीच का डिफरेंस मेरी रेंज होती है। तो 5 मेरा इस तरह से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल और एम क्रमशः एक काम को 30 और 90 दिनों में करते हैं। तो एल कर रहा है मेरे पास 30 दिनों में और एम कर रहा है मेरे पास 90 दिनों में। फिर पूछ रहा है यदि ये एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टोटल काम निकालूंगा। तो टोटल काम दोस्तों इनका एलसीएम आ जाएगा जो कि 90 होगा। फिर मैं इनकी क्षमता निकालूंगा जो कि आ जाएगी, इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 1। मुझसे पूछा है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो एल और एम टोटल काम है दोस्तों मेरे पास 90, दोनों से मिलके कराना है। तो दोनों की क्षमता को ऐड कर दूंगा मैं, 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 18 चौक, सॉरी दोस्तों 4 से अगर डिवाइड करूँगा इसका तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22.5 दिन मेरा आएगा। आंसर नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों।